हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग हिंदी में पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान जो है वो आपका सिर्फ पेपर 2 के ही नहीं बल्कि हिंदी पेपर 1 के भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में दिया हुआ है 15 है, 18 है, 22 है या फिर 25 है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हिंदी में भाषा की बोलियों की संख्या कितनी है, वो है आपकी 18। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है, क्या कहलाती है? हिंदुस्तानी कहलाती है, हिंदुई कहलाती है, रेख्ता कहलाती है या फिर दक्षिणी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर कि हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदुस्तानी बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि असंगत का चयन कीजिए। मतलब आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से असंगत कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी है, या फिर अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उपयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, या फिर अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण हेमचंद्र के शब्द अनुशासन में मिलता है, या फिर आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने अपभ्रंश को नौना भाषा कहा है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें जो असंगत है वो है आपका कि अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण हेमचंद्र के शब्द के अनुशासन में मिलता है, ये आपका इसमें असंगत है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? मिलती है नहीं मिलती है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है ध्वनि का, वाक्य का, शब्द का या फिर लिपि का। तो देखिए व्याकरण से ना ये आपका ध्वनि का अस्तित्व मिलता है, वाक्य का अस्तित्व मिलता है और शब्द का अस्तित्व मिलता है, लेकिन लिपि का अस्तित्व नहीं मिलता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस भाषा को प्रथम प्राकृत, अभिलेखीय प्राकृत और मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है? ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है प्राकृत को, अपभ्रंश को, पाली को या फिर लौकिक संस्कृत को। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो भाषा है आपका पाली। पाली वो भाषा है जो आपका प्रथम प्राकृत, अभिलेखीय प्राकृत और मध्यकालीन आर्य भाषा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। कौन सी लेखन की विधि नहीं है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है अकारादि कर्मठ लेखकों का कालक्रम, या फिर परिस्थिति, या फिर रचनाओं का कालक्रम, या फिर प्रवृत्ति मूलक क्रम। क्या है इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका अकारादि कर्मठ लेखकों का कालक्रम, ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब कोई बोली या भाषा व्याकरणीय ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन में दिया हुआ क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं या फिर राष्ट्रभाषा बोलते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उसे बेसिकली हम लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? तो वो है आपका परिनिष्ठित भाषा बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, या फिर प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली, या फिर अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी, या फिर हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मैंने जस्ट पढ़े हैं ना कि आपका सबसे प्रथम भाषा कौन सा है, तो प्रथम भाषा आपका पाली होता है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब डायरेक्ट मैं ऑप्शन ए क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए आपका ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन डी हो गया, किसी भी ऑप्शन में आपका सबसे पहला पाली नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले पाली होगा, फिर प्राकृत होगा, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, क्योंकि बीच में तो उल्टा पल्टा नहीं कर सकता है ना, जो भी होता है स्टार्टर में होता है। इसलिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपका सही क्रम में दिया रहेगा ना, उसमें आपको फर्स्ट पहला याद करना होता है, पहला और दूसरा। अगर आपको पहला और दूसरा याद है तो तीसरा चौथा आपका ऑटोमेटिकली मैच कर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए पाली दिया हुआ है, लेकिन ना तो ऑप्शन बी में है, ना तो ऑप्शन सी में, ना ही ऑप्शन डी में है। इसमें प्रथम भाषा पाली नहीं है, जबकि हम लोगों को पता है कि प्रथम भाषा क्या होती है? पाली होती है ना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा सत्य है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि हिंदी भारत का राजभाषा है, या फिर अवधी बिहार के दक्षिणी जिलों में बोली जाती है, या फिर इंडोनेशिया की आधी आबादी हिंदी बोलती है, या फिर तमिलनाडु की राजकीय भाषा हिंदी है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि हिंदी भारत का राजभाषा है ना, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये क्या है? राज्य भाषा है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग
लिखने व बोलने में किया जाता है। ऑप्शन में आपके पास दिया ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका में, पाकिस्तान में या फिर मॉरिशस में। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो देश आपका मॉरिशस है जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने के लिए किया जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संस्कृत को ईश्वर ने बनाया और फिर उसी भाषा में वेदों की रचना की तथा संस्कृत को देव भाषा कहने में किस सिद्धांत को आधार बनाया गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है भाषा की धारा स्वतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है, या फिर भाषा का कोई अंत स्वरूप नहीं होता, या फिर भाषा संयोग अवस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है, या फिर भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता तथा प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सा भाषा बनती है। ऑप्शन में दिया हुआ है पिंगल, डिंगल, अवधी या फिर अवहठ। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अपभ्रंश और ब्रज भाषा के योग से आपका पिंगल भाषा बनता है। कौन सा भाषा बनता है, तो वह आपका पिंगल भाषा बनता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि अर्थ परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन में दिया हुआ है सामाजिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, आर्थिक प्रक्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि ये एक तरह का आपका मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है ना, ठीक है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अर्थ परिवर्तन को किन किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है लक्षणा, व्यंजना या फिर ए बी दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अर्थ परिवर्तन को ना बेसिकली लक्षणा और व्यंजना दोनों के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अर्थ परिवर्तन के कारणों पर सबसे पहले किन किन पाश्चात्य विद्वानों ने सबसे पहले विचार किया। ऑप्शन में दिया हुआ है टक्कर और मिथेल ने, या फिर अरस्तु और प्रोटो ने, या फिर ए बी दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका कि इसका सबसे पहले विचार करने वाले जो थे वो थे आपके टक्कर और मिथेल। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 3 या फिर 4। कितने प्रकार होते हैं, तो जी हाँ, अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के टोटल 3 प्रकार जो है वो होते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के संबंध में सबसे पहले किन विद्वानों ने विचार किया। ऑप्शन में दिया हुआ है टक्कर ने, मिथेल ने, वृत्र ने या फिर अरस्तु ने। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो व्यक्ति थे आपके वृत्र जिन्होंने अर्थव्यवस्था की दिशाओं के संबंध में सबसे पहले विचार करने वाले विद्वान माना जाता है, फिर विद्वान थे। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है अर्थ विस्तार है, अर्थ संकोच है, अर्थादेश है या फिर उपर्युक्त तीनों है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका इसमें तीनों है ना, आपका अर्थ विस्तार भी है, अर्थ संकोच भी है और अर्थादेश भी है। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी शब्द से पहले सीमित अर्थ और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है अर्थ विस्तार कहते हैं, अर्थ संकोच कहते हैं, अर्थादेश कहते हैं या फिर उपर्युक्त सभी कहते हैं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थ विस्तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थ विस्तार बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ध्वनि परिवर्तन को और किन किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ है आगमन से, लोप से, विपर्यय से या फिर उपर्युक्त सभी से। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली आगमन, लोप और विपर्यय तीनों के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से अर्थ संकोच के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है 5, 6, 7 या फिर 8। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अर्थ संकोच के ना टोटल 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ध्वनि परिवर्तन के कारण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 या फिर 4 प्रकार। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि टोटल 2 प्रकार के होते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है बाह्य कारण होते हैं, आभ्यंतर कारण होते हैं, एक ए और बी दोनों कारण होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ध्वनि परिवर्तन के बेसिकली बाह्य कारण और अभ्यंतर कारण दोनों होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारणों का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ता है। ऑप्शन में दिया हुआ है व्यक्तिगत क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में या फिर उपर्युक्त सभी में। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी में पड़ता है ना।
चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ध्वनि परिवर्तन के संबंध में वक्ता और श्रोता से संबंधित कारणों को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है अभ्यंतर कारण बोलते हैं, बाह्य कारण बोलते हैं, ए बी दोनों बोलते हैं, फिर इनमें से कोई नहीं बोलते। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या बोलते हैं ना, इसे हम लोग अभ्यंतर कारण बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है आगमन है, लोथ है, ए और बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ध्वनि परिवर्तन की दिशा जो है वो आपका आगमन और लोथ दोनों है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ए और बी दोनों। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आपका भाषा विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी शब्द में पहले विद्यमान ध्वनि का उनके परिवर्तित रूप में ना पाया जाना क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है अभ्यंतर कहलाता है, लोप कहलाता है, बाह्य कहलाता है, या फिर आगम कहलाता है। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, लोप बोलते हैं ना। तो चलिए इस तरह से आपका भाषा विज्ञान का सारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ये सारा क्वेश्चन आपका ना शिवांगन पब्लिकेशन के बुक से कवर किया गया है। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बेसिकली डेडिकेटेड है पेपर 2 जेएसएससी सीजीएल के लिए, लेकिन अगर आप पेपर 1 का भी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। जिसका ना पेपर 2 में हिंदी है उनके लिए ये आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप हिंदी में, पेपर 1 में आपका हिंदी है ही है, पेपर 2 में भी हिंदी है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी कीजिए। ये सारा क्वेश्चन आपका जो है ना वो मैच करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।